जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा मार्च 2021 में आयोजित की जानी है। देखिए, जो मैं आपको एग्जाम डेट बता रहा हूँ बिल्कुल कंफर्म डेट है, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का एक मास्टर वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इसमें देखिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में जीके जीएस के हर टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। हे गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा नंबर है पेटीएम नंबर 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको आर्मी, पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस टेस्ट का हिस्सा बनिए। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गोपत ब्राह्मण संबंधित है। तो देखिए, गोपत ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है। अब देखिए, गोपत ब्राह्मण होता क्या है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय एवं कौशिताकी नामक ब्राह्मण ऋग्वेद का शतपथ एवं तैतृय ब्राह्मण यजुर्वेद का तथा पंचविंश या तांड ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन हमारा है बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से। क्वेश्चन है कि नयनार कौन थे। तो देखिए, नयनार शैव धर्मानुयायी थे। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए। इसमें आपको एक बात तो ध्यान में रखनी है कि जो पूर्व मध्यकाल में जो भगवान विष्णु की उपासना करते थे उनको बोलते थे अलवार, और जो भगवान शिव की उपासना करते थे उनको बोलते थे नयनार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय ये गुजरात में स्थित था। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। देखिए, वल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा। यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह पश्चिमोत्तर में खंपात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था। मान्यता अनुसार इसकी स्थापना जो हुई थी 470 ईस्वी पूर्व मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टराक ने की थी। आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 470 ईस्वी में। और इसका संस्थापक कौन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, भट्टराक ने की थी। यहाँ की प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण वल्लभी विश्वविद्यालय था, जो तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। आंसर हो जाएगा कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल का चैत्यगृह काले लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि शतपर्णी गुफा स्थित है। तो शतपर्णी गुफा ये राजगृह में स्थित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह स्थित शतपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुई थी। आपको ध्यान में रखना है कि ये 483 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन निकलते हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, शतपर्णी गुफा की 483 ईस्वी में संपन्न हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो महाकश्यप ने की थी। इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत पिटक में विभाजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा होयसल। होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलविल है।
अब देखिए इसमें बोल रहा है कि द्वार समुद्र का वर्तमान जो नाम है वो है हलेबीड, जो कर्नाटक के हासन जिले में है, जबकि वनवासी कदम की राजधानी थी, जो तलकांड या कुबलाल गंगों की राजधानी थी। काकी वंश का संस्थापक बीमा प्रथम था, जिसने नलगोड़ा हैदराबाद में राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोट थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ से गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल तथा वर्धन वंश के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि महाभारत मूलत किस रूप में जानी जाती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा जय संहिता। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने की, और इससे पहले केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ये 18 पर्वों में विभक्त है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। 8वां क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सौदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह परास्त किया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली की रचना की थी। हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में नहीं बल्कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 नाटकों के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हर्षवर्धन थे इन्हें 3 नाटकों के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। उसे साहित्य का सम्राट कहा गया है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अब यहां से हम लोग मध्यकालीन इतिहास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मुगल साम्राज्य का क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सीधे अकबर नाम से किया। अब आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद था किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। किसके नाम से करवाया था? सीधे अकबर के नाम से करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। दारा को उसकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की है। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि प्रदान की है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है कि शाह बुलंद की उपाधि किसे प्रदान की गई? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो शाह बुलंद की उपाधि दारा शिकोह को प्रदान की गई। किसने प्रदान की? शाहजहां ने प्रदान की। काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप ही को फायदा है तो वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिए आप लोग, बिना स्किप के। ओके, अब देखिए यहां से हम लोग आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में यह हुआ था। अब देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। जो आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ये भारत के कौन से सन से लेकर कौन से सन तक भारत के वायसराय रहे? तो आपको ध्यान रखना है 1916 से लेकर 1921 के मध्य ये भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अब क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। तो 2 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 नहीं 3। पहला कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय कौन से सन तक की रहे थे? ये भी पूछा जा सकता है। तो 1916 से लेकर 1921 तक। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को।
ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो प्रभावी हुआ था, 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया 1905 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। अब क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फूट डालो राज करो की नीति की जिम्मेदारी सामान्य तौर पर लॉर्ड कर्जन को माना जाता है, मगर लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुसार लॉर्ड मिंटो को फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाने वाला बताया गया है। तो आपको लॉर्ड मिंटो पर टिक करना है, लॉर्ड कर्जन पर टिक नहीं करना है। इसमें बोल रहा है कि जो यूपीपीएससी की जो एग्जाम जो हुए उसमें आंसर में लॉर्ड मिंटो दिया है, तो लॉर्ड मिंटो पर आपको टिक करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था? आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। अब यहां से क्वेश्चन बन रहा है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किसने की? तो सोहन सिंह भाकना ने की। ओके, इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसमें इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में था। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। पहले थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता कौन कौन से थे, मैंने आपको बता दिए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी दी ग्रैंड ओल्ड मैन धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक कट्टर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों इंग्लैंड, डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 18वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारतीय संविधान का अध्यक्ष था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। ओके, तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का उपलक्ष्य घोषित किया। जैसे 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवनिर्गृहित तिरंगा झंडा फहराया।
अगला क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में था? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे थे। इसी गांव में प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव दिया। यही स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। देखिए, इसी में आपका जो भूदान आंदोलन हुआ था, इसी उत्पत्ति का स्रोत बना। यह आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 1921 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। भारत का भूगोल क्वेश्चन है कि शुष्कता दशा संदर्भित था। आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा का जन्म निम्न आर्द्रता के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। आर्द्रता को किसे मापा जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर से। यह आपको ध्यान रखना है, याद कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का वृहत्तम महाद्वीप है। आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमुख महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, इसके बाद है दक्षिण अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका, इसके बाद है यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी की लंबाई कितनी है? यह भी आपको ध्यान में रखनी है। 858 किलोमीटर। इसका जल प्रवाह क्षेत्र 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जल प्रवाह कितने क्षेत्र वर्ग किलोमीटर पर है, ये पूछा जा सकता है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से निकलकर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक ओडिशा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेतवा नदी मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो वेतवा नदी मिलती है यमुना से। वेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई कितनी है, यह भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह भी पूछा जा सकता है ये कहां से उद्गमित होती है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित विंध्य पर्वत से होती है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियां केन व चंबल हैं। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, यह भी पूछा जा सकता है। तो यमुना की सहायक नदियां हैं केन व चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कुल 9। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? कुल 9। ये राज्य कौन कौन से देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। इसकी समुद्र तट रेखा 1600 किलोमीटर लंबी है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपके मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि से क्वेश्चन बनेंगे। यहां से क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निपेक्षण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो आपको ध्यान रखना कि जलोढ़ मिट्टी में जो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की जो मात्रा होती है कम होती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। भारत में उत्तर मैदान का गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि जलोढ़ मिट्टी के निपेक्षण से बने हैं। इस मिट्टी में गेहूं, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। तो इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गेहूं, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत वांगर एवं खादर मिट्टी आते हैं। जलोढ़ जो है सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है।
अगला क्वेश्चन, साधारण ओरोवै की खरब पात्र पाया जाता है। आंसर हो जाएगा तंबाकू के खेत में। वैज्ञानिक भाषा में ओरोवैकिया, हिंदी में आज्ञा के नाम से जाना जाने वाला यह परजीव किस्म का पौधा है जो कि तंबाकू के अलावा चना, सरसों, टमाटर व जीरे की फसल को भी चौपट कर जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका वैज्ञानिक नाम में इसको बोलते हैं ओरोवैकी और हिंदी में बोलते हैं आज्ञा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन के दाने में। सोयाबीन मानव पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसमें 33% और 33% प्रोटीन, 22% जो होती है वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। सोयाबीन के इमिग्वेनो अंग की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। आपको ध्यान रखना है कि सोयाबीन के इमोगोनिक अंग की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बासमती भारत की लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ओराजिया सैटिवा। यह अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपको ध्यान रखना है, ओरिया सैटिवा। भारत में चावल की इस किस्म विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन निर्यातक दोनों है। भारत में चावल की इस किस्म में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह चावल दो प्रकार का होता है, श्वेत और भूरा। इसकी रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। तो मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देशों में निर्यातों का बढ़ना, आयातों का घटना। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। देश में निर्यातों का बढ़ना एवं आयातों का घटना मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, हामुस उदाहरण है। हामुस उदाहरण है जैविक क्लोराइड का। किसी भी मृदा में पाया जाने वाला सभी विचेतित कार्बनिक पदार्थ का हामुस कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? हामुस कहते हैं। हामुस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जंतु अवशिष्टों के विशेषण द्वारा होता है। यह विचेतन मृदा में पाया जाने वाला कवक एवं जीवाणु आदि करते हैं। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इलायची का उत्पादन भारत में केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों में होता है। और क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इलायची का उत्पादन कहां पर होता है? केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। ओके। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? पोवई झील से। मीठी नदी मुंबई से प्रभावित होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि मीठी जो नदी है ये मुंबई से प्रभावित होती है। इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक स्रोत विहार झील बाद द्वितीय स्रोत पोवई झील है। यह 15 किलोमीटर लंबी नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कुल 15 किलोमीटर लंबी नदी है। पोवई की जो लंबाई है कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में होता है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। किंतु प्रश्नगत विकल्पों में झारखंड ना होने के कारण उड़ीसा सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन में झारखंड दिया होता तो आपको झारखंड पर टिक करना पड़ता, किंतु उड़ीसा दिया है इसलिए उड़ीसा पर टिक आपको करना होगा। तो उड़ीसा भी आपको ध्यान रखना है और झारखंड भी ध्यान में रखना है। कुछ भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन है कि हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई? आंसर हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। हजीरा, बीजापुर और जमशेदपुर गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके। अब यहां से आपके विश्व का भूगोल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन स्थल मंडल का क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? आंसर हो जाएगा
राजस्थान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान रखना कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है कहां पर है, गुजरात के पालनपुर से लेकर गुजरात एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटीजोई युग में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के प्रोटीजोइक युग में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत सहित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह भी आपको ध्यान रखना कि यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार है। एशिया महाद्वीप में जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है आपके, इनका यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये भी इसी में नोट करने वाली बात है कि जो वन होते हैं गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे या सघन नहीं होते। इनमें साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ इत्यादि काम आते हैं। इन वनों की लकड़ी मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे जलमंडल का क्वेश्चन देखिए क्या है, सारगासु समुद्र की विशेषता है। आंसर हो जाएगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। महासागरों में जब गर्म और ठंडी जल धाराएं चलती हैं तो यहाँ एक दूसरे का मिलन होता है। महासागरों में जब गर्म और ठंडी जल धाराएं जब चलती हैं तो यहाँ एक दूसरे का मिलन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्लाटक नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है और इस स्थान पर मत्स्य या मछली का उत्पादन का केंद्र पाया जाता है। भूगोल का क्वेश्चन देखिए, आर्थिक भूगोल। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है, किसमें है? चांदी का। ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिको जो उत्पादन करने वाला जो है आपका, ये चांदी उत्पादन करने में सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में चांदी के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आ जाता है मैक्सिको, 4,411 टन वर्ष। इसके बाद आ जाता है पेरू, 3,673 टन वर्ष। तीसरे पे आ जाता है चीन, 3,500 टन वर्ष। चौथे पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, 1880 टन वर्ष। पांचवें पे आ जाता है चिली, 1287 टन वर्ष। तो क्रमानुसार आपको याद रखने हैं कौन से नंबर कौन से देश पे आते हैं चांदी के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपिरियर झील पर स्थित है? आंसर हो जाएगा डुलूथ। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपिरियर झील, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। प्रश्न विकल्पों में डुलूथ इस झील पर स्थित है। तो जो डुलूथ झील है ये इसी झील पर स्थित है। डुलूथ झील के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो डुलूथ झील है इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया था। तो ये झील है इसी झील पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नवीनतम आंकड़ों 2015-16 के अनुसार में तमिलनाडु का नारियल उत्पादन प्रथम स्थान है। तमिलनाडु में नारियल का जो उत्पादन है वो इसका प्रथम स्थान, नारियल उत्पादन करने में तमिलनाडु प्रथम उत्पादन राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। आपको ध्यान रखना कि इस्पात उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय और भारत तृतीय स्थान पर है। अब यहां से हम लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन कौन से? देखिए, गौतम बुद्ध नगर 80.1% तथा न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रीवस्ती। ये भी आपको ध्यान रखना है, 46.7%। किंतु नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक जिले का चयन करना है तो कानपुर नगर 79.7% होगा। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए गाजियाबाद को माना है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। 1911-21 के दशक में भारत में जन घनत्व में वृद्धि ऋणात्मक -1.2 रही है। इसके पश्चात भारत के जनसंख्या घनत्व में निरंतर वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 के दशक में जन घनत्व में 57 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? आंसर हो जाएगा 2005-06। 2005 से 2015 का दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या में की जाती है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से ली जाती है। आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। वर्तमान में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2%। जनसंख्या 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% तथा शहरी जनसंख्या 31.2% है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत तथा दिल्ली में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाई गई है। अब देखिए, यहां से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं अनुच्छेद 14 से 18। अब देखिए, व्याख्या में बोला है भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक यथारूप में वर्णित है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ क्षमता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल आपको ध्यान रखने, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में सत्रहित मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व संगठन तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आपको ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां और संगठन तथा उपराष्ट्रपति का जो पद है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा आपका मुक्त कानूनी सलाह। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो देखिए, आर्टिकल आपका 39 की बात करते हैं, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 की बात करते हैं, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अब देखिए, यहां से आपके संघ एवं राज्य संबंध, प्रशासन, जम्मू कश्मीर राज्य के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य शिवरामन तथा एस.आर. सेन थे। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 11 में संघ तथा राज्यों के मत विधायी संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य दिया गया है।
ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन संभालेगा कार्यभार? उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो कौन संभालेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों को समर्पित करेगा। और राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय व्यवस्था का क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक स्वीकृति संबंधित है ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं से न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं से न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता है, यह आपको ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा VP सिंह द्वारा। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा VP सिंह द्वारा की गई। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन संबंधी नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। सामाजिक तथा मेरिट वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति या सार्वजनिक व्यय राजस्व का प्रारंभ बिंदु है। शेष सभी इस क्रिया को पूरा करने के साधन हैं। अब देखिए, हम लोग मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? आंसर हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आंसर हो जाएगा संपदा कर। तो देखिए, आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर इत्यादि जितने भी ये कर हैं आपके, ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान का अधिकतम सीमा क्या है? 10 लाख रुपए। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे कि AFZPK 7190K। इसमें P दर्शाता है, आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत। स्थायी खाता संख्या या पैन भारत में 10 अंकीय वर्णनात्मक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। पैन के प्रारंभ में दिए गए 5 अंग्रेजी अक्षरों में से P अक्षर व्यक्तिगत को दर्शाता है। अब हम लोग साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस। वायुयान के टायरों में भरने हेतु नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरने एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना नगण्य हो जाती है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर हीलियस को माना था, किंतु बाद में संशोधन कर विकल्प सी को स्वीकार किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। प्रकरण आर में तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन होने लगता है, जिससे निद्रा में व्यवस्थान आता है, इसलिए सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। आयोग ने इसका उत्तर विकल्प सी को माना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, लाल स्याही बनाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल स्याही किससे बनाई जाती है? ईओसिन से। स्याही या रोशनाई या मशी एक द्रव है जिसमें बहुत से रंजक होते हैं। लाल स्याही ईओसिन से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में। यह आपको ध्यान रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के फैलने से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी व नेगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग सोने व चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? समुद्री नमक। समुद्री नमक का प्रतिदिन सेवन मानव के लिए घातक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। प्राकृतिक कपूर चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन को। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनको सहायक आहार कारक की संज्ञा दी जाती है। अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन, भोजन का एक प्रमुख अंग है। आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वेग है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? आंसर हो जाएगा केराटिन। मानव के बाल एवं नख में केराटिन नामक प्रोटीन विद्यमान रहता है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? आंसर हो जाएगा कीसेन के साथ कैरोटीन। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि कैल्शियम नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। लैक्टोज की मौजूदगी से दूध में हल्की मिठास होती है। गाय के दूध में हल्की मिठास किसके कारण होती है? लैक्टोज के कारण। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गैस है। सामान्यतः पृथ्वी 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी सांद्रता सर्वाधिक है। ओजोन नापने की इकाई डाप्सन है। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। ओजोन परत की क्षति के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना। वनोन्मूलन या पेड़ों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है जबकि वन रोपण, सामाजिकी, वानिकी इत्यादि कारक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल को प्राप्त है। उनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन की पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक संकटों के अध्ययन को बोध होता है। उतना ही नहीं बल्कि इसमें अंत संबंधों को जटिल प्रक्रिया की ओर संकेत मिलता है। अगला क्वेश्चन, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण से। वृक्षारोपण वनस्पतियों, विशेष रूप से अधिक गहरी जड़ों वाली झाड़ियों को उजागर पशुओं को चराए जाने से रोककर नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर और शयावर्तन संस्थानिक कृषि को प्रतिबंधित करके ढलान वाले क्षेत्रों में समोत्तररेखीय जुताई, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती, पवन की दिशा में समकोणीय जुताई आदि के द्वारा मृदा अपरदन क्षरण को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? आंसर हो जाएगा बलिया।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? आंसर हो जाएगा क्रोएशिया की लिप्टस झील। क्रोएशिया की लिप्टस झील राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा सन 1979 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास से संबंधित एक योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग है व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत व्यापार कर है। स्वतंत्रता से पूर्व 1939 में बिक्री कर अधिनियम पारित किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 के नाम से नया कानून बना, जिसे 1994 से उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? मेरठ। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारण उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है।